बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फ़िराई के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और नैब न्याज़ी गठजोड़ बिलाखिर बेनकाब हो गया है और रियासत मदीना की सरबराही का दावा करने वाले इमरान खान साहब पर ब्लैक मेलिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ये इल्ज़ामात उन पर पहली बार नहीं लगे, उन पर पहले भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन इस बार जो इल्ज़ाम लगे हैं उसमें वो अकेले नहीं बल्कि नैब के साबिक़ चेयरमैन जावेद इकबाल का भी नाम आ रहा है। जस्टिस जावेद इकबाल का एक वीडियो जो कि इससे पहले टेलीविज़न पर नशर हुआ था, उसमें जो खातून मौजूद थी उस वीडियो की वो मरकज़ी किरदार है, वो मंज़र-ए-आम पर आई हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को मीडिया के आगे भी रख दिया है और हुकूमत की पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके सामने भी रख दिया है, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक भौचाल की कैफियत है। और ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये बना हुआ है कि मुल्क के दो बड़े अहम ओहदों पर, यानी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठने वाला एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है और नैब के चेयरमैन के ओहदे पर बैठने वाला एक शख्स जिसका नाम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल है, जो अब भी लापता अफराद के हवाले से जो कमीशन बना है उसको वो हेड करते हैं। तो ये मामला क्या है, ये कहानी क्या है, और ये ऐन उस वक्त सामने आई है जब पंजाब के अंदर 17 नशस्तों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या इस स्कैंडल का, इस मौजू का इलेक्शन पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं, उस पर बात करेंगे। और जो मौजूदा रजीम है यानी हुक्मरान इत्तेहाद जब अपोजिशन में था तो ये अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया करता था कि इमरान खान साहब नैब के साथ मिलकर अपोजिशन को कॉर्नर कर रहे हैं और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या अब ये नेक्सस साबित हो गया है कि वाकई वो ऐसा करते हैं? एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नैब को मालम जब्बा, BRT सर्विस, खैबर बैंक और बिलियन ट्री पर रेफरेंस दायर करने और केसेस को दोबारा खोलने की हदायत कर दी है। ये केसेस साबका दौरे हुकूमत में बंद कर दिए गए थे, उसकी वजह वही ब्लैकमेलिंग और वही एक मुबैना वीडियो बताई जाती है, जिसकी बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि खान साहब ने उस वीडियो की मदद से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और उसके बाद अपने मुकदमात बंद कराए और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। लेकिन इस मामले का जो सबसे अलमनाक पहलू है वो है उस खातून को हरासा किए जाने का वाक़या। चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ हिरासत किए जाने की दरख्वास्त देने वाली तैयबा गुल वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के रूबरू पेश हुई। जस्टिस जावेद इकबाल को भी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बुलाया हुआ था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, पूरी उनकी जो उनके साथ जो सलूक हुआ उसमें बड़े अलमनाक पहलू हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ, यानी उनके कपड़े फाड़े गए या उनको बरहाना किया गया, उनकी तलाशी लेने के लिए उनके कपड़े तक उतार दिए गए। और इसमें एक और नाम भी आ रहा है, DG नैब लाहौर सलीम शहजाद का। तो इसमें बहुत सारे किरदारों के नाम आ रहे हैं और इनके बाद इन नामों को, यानी जिन शख्सियात के नाम आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। एक और फिल्म जो है सामने आई है, वो अक्सर तहरीक इंसाफ एक दो दिन बाद एक दो फिल्में चलाती है। तो अब एक नई फिल्म सामने आई कि खान साहब के पायलट को धमकी दी गई है और खान साहब के पायलट को धमकियाँ दी जा रही है कि खान साहब का साथ छोड़ दे या खान साहब का जहाज़ छोड़ दे, यानी इस किस्म की बातें। और ये फ़िल्म चलाने वाले हैं इस बार असद उमर साहब, लेकिन इसके जो मास्टरमाइंड है वो चीफ़ सिक्योरिटी अफसर जनाब शहबाज गिल साहब है। शहबाज गिल साहब की ड्यूटी है कि हफ्ते में एक दो दिन वो ऐसी फिल्में चलाएं जिससे वो मीडिया को अट्रैक्ट कर सकें या लाइमलाइट में रह सकें। तो उनकी कई फिल्में इससे पहले जो कि सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है, उनमें एक और का इजाफा हो गया क्योंकि ये फिल्म ही फ्लॉप हो गई। जब ये फिल्म मंजर-ए-आम पर आई उसके बरक्स और बहुत सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पस मंज़र में एक और वाक़या भी था। बनी गाला में खास साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको मुबैना तौर पर उनके गुंडे कहा जा सकता है, उन्होंने बनी गाला के मकीनों के ऊपर फायरिंग की और इसके ऊपर कल बड़ी लेदे हुई, उसमें कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए। तो ये उस वाक़े को कवर अप करने के लिए एक नई जो शोशा छोड़ा गया था, वो भी बहरहाल ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने एक वारदात डालने की कोशिश की और एक बार फिर उन्होंने इसका निशाना बनाया फ़ौज को, और बड़ी मासूमियत से उन्होंने ये वारदात डाली, लेकिन ये वारदात भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुई और ये वारदात भी डालने की कोशिश भी नाकाम हो गई। क्या वारदात उन्होंने डाली ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर के कि इसमें क्या हुआ। इसके अलावा सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ज़िंदा खैरियत से हैं और मौजूद हैं और ईवान सदर में बैठे हैं। उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया है। उन्होंने एक ख़त लिखा है
ख़त लिखा है उन्होंने हुकूमत को, और लिखा है कि जनाब सहाफ़ियों ने की हो रहा है, सहाफ़ियों को एक मुकदमा ख़त्म होता है, दूसरा शुरू, तशद्दुद हो रहा है, मारा जा रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त को ये हो गया वो हो गया है। यानी उनको, उनके दिल में अब सहाफ़त के लिए या मीडिया के लिए ख़ासा दर्द जागा है, और ये दर्द उनको पिछले 4 साल तक बिल्कुल नहीं जागा था, जब सहाफ़त के ऊपर आलमोस्ट बुलडोज़र चला दिए गए थे। जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़ास साहब के दौरे हुकूमत में हुई हैं, मौजूदा हुकूमत में तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उसका अशरीर भी नहीं है, और अभी तो सिर्फ वो कहते हैं ना, मामला सिर्फ ये कि डराया धमकाया जा रहा है, थोड़ा तरा कटा जा रहा है, और उस पर जनाब उन्होंने ख़त लिखा है। इसके अलावा साफ़ी इमरान रियाज़ जो कि इस वक्त वो एक ख़बर है, और वो भी इम्पॉर्टेंट ख़बर है मीडिया के तराज़ुम में अगर देखा जाए तो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात हैं। वैसे तो मेरी इतला है कि सिंध में भी मुकदमात हैं। तो उनके बारे में ये इतला है कि उनको अब आज चकवाल की अदालत में पेश किया जाएगा, और वहाँ से उनका कोई राहदारी रिमांड उन्होंने हासिल करना है, और उनको शायद लाहौर लाया जाएगा। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनको अटक की अदालत ने रिहा कर दिया था, और उन्होंने चकवाल पुलिस को ख़ुद गिरफ़्तारी दी थी, क्योंकि मुकदमात उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज हैं। तो चकवाल पुलिस उन्हें लेने पहुंची हुई थी, तो उन्होंने वॉलंटरी चकवाल पुलिस को गिरफ़्तारी दी, तो उनको ले गए चकवाल में। चकवाल जो है आपको पता है बड़ा मरूफ इलाका है, बहुत मरूफ शहर है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग पहुँचे नहीं पहुँचे तो उनके वो अस्करी रिटायर्ड हमदर्द गमखार मूनस खार मुरब्बी मोहसन, उनकी कमी बड़ी महसूस की गई। तो कोई की जा रही थी कि जब इमरान रियाज़ चकवाल में उनकी एंट्री होगी और उनको पेश किया जाएगा, तो फिर वो लोग जो कि उनको बड़ा बकअप करते हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग, वो वहाँ मौजूद होंगे, उनको कम से कम उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए मौजूद होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार से डरने, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो इधर हाल ये है कि हमदर्दी करने से डर नहीं लगता है, मगर पेंशन और मराद बंद होने से डर लगता है, क्योंकि आजकल जिन्हें ज़रा सारी हमदर्दी वहाँ की कोशिश की थी, उसकी पेंशन मराद बंद हो जाती है, क्लब में दाखिला बंद हो जाता है, और सारी सर्विसेज जो है वो विड्रॉ कर ली जाती है। अब सर्विस बचाएँ या फिर हमदर्दी दिखाएँ। अच्छी खबर भी है, अच्छी खबर यह है कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है पाकिस्तान के मौजूदा वक्त में, वो ये फरमा रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में जो घी है वो बहुत सस्ता हो जाएगा, और इसके अलावा जो एडिबल ऑयल है और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है। ये उन्होंने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है इसके। लेकिन जो बुरी खबर थी वो है ये है कि महंगाई जो तारीख़ी बुलंदतरीन सतह पर है, और इंटरेस्ट रेट बैंकों ने बढ़ा दिया है, शरह सूद में इजाफ़ा कर दिया है, और यह 15% हो गई है। तो कहने वाले कहते हैं कि जब महंगाई होती है तो फिर बैंकों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि बैंकों के पास डॉलर तो है नहीं, कमी है, और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे तो फिर लोग अपनी जमा पूंजी या पैसा जो है डॉलर पाउंड वो सारे बैंकों में रखेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हासिल कर सकें। ये लॉजिक हमें आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो समझते हैं कि जनाब यही लॉजिक होती है। उन साढ़े वर्ग के लोगों को नहीं पता थे कि करिए। इसके अलावा वो जो दुनिया के अंदर जो 4 बड़े नाबगा रोज़गार किस्म के सरबराह मुमलकत थे, उनमें से 2 तो पहले पधार चुके हैं, तीसरे की भी छुट्टी हो गई है, और तीसरे की छुट्टी भी वैसे हुई है जैसे पहले 2 की छुट्टी हुई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप, और एक तरह से समझ गए वो साढ़ा ही बंदा है, काबीना के अंदर बगावत हुई और 50 अरकान ने यानी उनके ख़िलाफ़ इस्तीफ़े दे दिए, और उनके ख़िलाफ़ भी कोई क्या कहते हैं मुज़ाहमत हो गई, नहीं मुदाखलत हो गई। लेकिन उन्होंने मुदाखलत का शोर नहीं मचाया, लेकिन हुआ वही कुछ है जो बाकियों के साथ भी हो जाए। अभी तो खास साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई थी ना, तो बोरिस जॉनसन के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई है। फ़र्क इस तरफ ये है कि अभी उसने चीख चाड़ा शुरू नहीं किया, हो सकता है निकलने के बाद करे, जैसे ट्रंप ने किया था, खान साहब ने भी किया और कर रहे हैं। इस तरह बोरिस जॉनसन, चौथा बंदा एक रह गया हमारा हमसाया नरेंद्र मोदी साहब, उनका वो चूँकि वो दड़बट गए हैं, उनको समझ आ गई है कि मैं भी सिख विले का फ़र्द हूँ, वो सबसे सियाने निकले हैं। उन्होंने वो अपना पैटर्न यानी जो था ना ये वाला बहुत बोलने वाला वो बदल लिया है, बाकी काम वैसे के वैसे। वरना मोदी साहब को भी के मुंह को भी वो लगे हुए थे लाउड स्पीकर, और वो भी रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात करते थे और ऐसी बौगी मारते थे कि जिसकी वजह से उनका शुमार टॉप 4 में हुआ। तो टॉप 4 में से 3 उड़ गए, जनाब चौथा बाकी है। वो कहते हैं ना
चार चूहे करने चले शिकार। ये पाकिस्तान की रियासत में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हाकिम वक्त पे इस कदर संगीन किस्म के इल्ज़ामात पब्लिकली लग रहे हैं। कोई एक दो स्कैंडल नहीं, खान साहब के ख़िलाफ़ तो हर चौथे दिन कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है और वो उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। यानी वो जो अखलाकियात की बात करते हैं ना, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना के दावेदार होने की बात करते हैं, और उसके ऊपर वो कभी भी पूरे और खरे नहीं उतरे। तैयबा गुल एक खातून थी जो कि चेयरमैन नैब के सामने पेश हुई थी। चेयरमैन नैब के पास वो अपना केस लेकर गई थी और इंसाफ लेने के लिए गई थी, लेकिन चेयरमैन नैब के दांतों को और पंजों को खून लगा हुआ था। तो उन्होंने उस खातून को ब्लैकमेल किया। पहले तो उन्होंने ब्लैकमेल किया, तो खातून ने अपनी जान बचाने के लिए और उनकी ब्लैकमेलिंग से निजात हासिल करने के लिए उनकी वीडियो बना ली। वो वीडियो फिर आपको पता है कि वो एक ज़माने में मंजर आम पर आई थी और एक टेलीविज़न चैनल पर चलाई गई थी। उससे पहले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब बड़ी धमकियाँ लगाया करते थे कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है, हुकूमत के बड़े केस है, मालम जब्बा, वो बिलियन ट्रीज, फलाना फलाना, बड़े केसेस के लिए हमें बताया करते थे। लेकिन फिर उनका अपना चिराग जो है ना वो यूँ करके बुझ गया। तो पता ही चला कि जनाब कोई एक वीडियो है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, और वो जो वीडियो टीवी पे दिखाई गई थी, बाकायदा वो वीडियो दिखा के उनको कि हमारे पास जनाब सबूत है, हम चला भी सकते हैं नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, जो कि पैमरा का लेसेंस टेलीविज़न चैनल था, उसके ऊपर चलाई गई थी। ये सारा केस कुछ अर्सा पहले हुआ था, सामने आया था, फिर ये बात आई गई होगी, लेकिन अब वो सारे किरदार खुलकर सामने आ गए हैं। तैयबा गुल साहिबा के हवाले से आमना जंजुआ साहब ने आमना मसूद ने कैपिटल टॉक में यानी उन्होंने ये इंकशाफ किया था, इस केस के हवाले से बात की थी, जिसके बाद ये पंडोरा बॉक्स खुल गया। तो आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ कि एक तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वहाँ क्या हुआ, और एक जो उन्होंने फिर मीडिया के ऊपर आकर जो बात की वो क्या हुआ। तो दो ज़रा सी ये इसलिए कि ये इसके अंदर मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं करना चाहता कि वो क्या है, लेकिन आपको मुख्तसर सुना था कि वो कहानी है क्या। तैयबा गुल ने बताया इंटरव्यू में जो मुख्तलिफ चैनल्स को उन्होंने दिए, उन्होंने कहा जनाब कि साबिक़ वज़ीर इमरान खान ने मेरी वीडियोस हासिल करके नैब में अपने केसेस बंद करा लिए। इसका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने कहा जी मैंने जिनसी हरासानी की शिकायत जो है वो वज़ीर आज़म के पोर्टल पर की थी। वज़ीर आज़म ने पोर्टल बनाया था ना, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, यहाँ पे वो आप कंप्लेन करें और आपकी सुनी जाएगी। वैसे ऐसी बढ़िया कंप्लेना की थी, मुझे भी एक दो प्रॉब्लम थे, लेकिन मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया, ना मुझे उसका कभी रिस्पॉन्स आया। लेकिन तैयबा गुल को रिस्पॉन्स आ गया कि जनाब आप तशरीफ़ ले आए, और उनके जो सेक्रेटरी थे आज़म ख़ान और ताहिर हाँ जो उनके मीडिया के कंसल्टेंट थे और टेलीविज़न चैनलों के मालिक हैं, उनका नाम एक बार फिर गूंज रहा है। उन्होंने मुझे बुलवाया और बुलवा के मुझसे वो वीडियो हासिल की। फिर एक दो दिन के बाद वो वीडियो उन्होंने टीवी पे चला दी, और उसके लिए ना मेरी इजाज़त हासिल की, ना मुझसे पूछा गया, और मैंने इस बात पर एहतजाज भी किया। बुनियादी तौर पर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उसका लुबे-लुबाब ये कि उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो को प्राइम मिनिस्टर हाउस ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो लेती है इमरान खान साहब का बराह रास्त नाम, कि वो भी उन शामिल थे और उन्होंने उनसे बात भी हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो मदीने की रियासत का सरबराह हूँ, और इनको भी क्या बताया जी खान साहब तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है प्राइम मिनिस्टर साहब। और इमरान खान ने इनसे मुलाकात की तैयबा गुल से, और इनसे इस वाक़े की पूरी तफसीलात जो है वो हासिल की, और उन तफसीलात को जो है इस्तेमाल किया। यानी वो जो मालूमात दी, उसका जो अगला पोर्शन है वो ये कि इनको बुला के वज़ीर हाउस में तकरीबन हब्से बेजा में रखा गया। इनको कोई महीना डेढ़ महीना वहाँ से निकलने नहीं दिया गया, और कहा गया जी कि आपको ख़तरा है, आपकी जान को ख़तरा, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रहें। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म थे, और उनके सामने एक फरियादी आया, और फरियादी उनकी एक रियासत के अफसर के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर आया। लेकिन अफसर इतना ताकतवर था कि वज़ीर आज़म को फरियादी की हिफाजत करने के लिए उन्हें अपने पास रखना पड़ा, और जबरी तौर पर रखा गया डेढ़ महीना, और उनसे फ़ोन तक ले लिए गए, उनका बैरूनी दुनिया से राब्ता काट दिया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये नहीं की गई। ये उनका एक यानी बैकग्राउंड है सारा इस वाक़े का।
जिसमें उनका मकसद ये कि उनका जो केस था, जो उनकी फ़रियाद थी, उनकी दरख्वास्त, उसको इस्तेमाल करके मुझे जो है वो यानी खान साहब ने अपने लिए रियायत हासिल कर ली। उन्होंने अपने सारे केस बंद करा दिए। जो पॉलिटिकली बेनिफिशरी जो है वो खान साहब है। मेरा ख्याल है उसके बाद जब 19 तारीख को एक चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे हुकूमती अहदेदार ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी कुछ ऑडियो वीडियोस की वजह से, तो उसके बाद ये बात सामने आ गई कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद जब ये चीज़ ऑन एयर हुई, वीडियोस और ऑडियोस, उसके बाद उनके कोई पीटीआई का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके सारे केसेस बंद हो गए। हेलीकॉप्टर केस था, मालम जब्बा केस था और बेशुमार केसेस थे, वो सारे बंद हो गए। और मतलब इनकी बेनिफिशरी अगर आप वीडियोस का देखें तो वो पीटीआई गवर्नमेंट थी। इमरान खान ने वीडियो लेने के लिए तैयबा गुल को ये कहा कि आप रियासत मदीना में हैं, आपके साथ इंसाफ होगा। और फिर ऐसा इंसाफ हुआ कि डीजी नैब लाहौर और चेयरमैन नैब ने और उसकी टीम ने मिलकर तैयबा गुल के साथ दरिंदगी की, बग़ैर ये रिमांड की उनकी गिरफ़्तारी की और बग़ैर रिमांड के उन्हें नैब की हिरासत में रखा और उनके कपड़े उतार कर उन्हें तलाशी उनकी ली गई। यानी इस कदर बेगैरती की इंतहा है कि लोगों की माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों से वो लोग खेल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के मफादात के कस्टोडियन होने के दावेदार हैं, मजहबी हवाले से भी और दूसरों हवाले से भी। ये इतना खौफनाक वाक़या है। और ये इससे पहले जो अपोजिशन थी, जो हुकूमत में अब लोग हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि नैब जो है वो हुकूमत की यानी फरमाइशें पूरी कर रहा है। और नैब इतना इन्फ्लुएंस में आ गया था खान साहब के इस वीडियो के बाद, जो कि खान साहब ने हासिल करके इस्तेमाल की, कि फिर जो हुकूमती उस वक्त के वज़ीर थे उनको एक एक इन्फॉर्मेशन होती थी, क्या फैसल वाडा, क्या फवाद चौधरी और क्या शेर रशीद, वो सब बता देते कौन पकड़ा जाएगा। यानी ये फ़ैसला कहीं होता होगा खान साहब की बेडरूम में या कैबिनेट में या घर पे कहीं ना कहीं कि फ़लाँ बंदे को पकड़ना है, फ़लाँ को अंदर करना है, और फिर उसकी इतला या उसकी फरमाइश चेयरमैन नैब से की जाती थी और वो बेचारे को करना पड़ता था। अब वो बेचारा इसलिए उसको नहीं कह सकते कि काटो ने भी नहीं की थी, तो जो कुछ उसने किया वो तो बहुत ही खौफनाक किया। उसकी कहानी भी आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। ये जो खुलासा करने का मामला था ना, इसकी तफसीलात फिर तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में आगे बताई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के पास हमारा कोई मामला था और कोई मिसिंग पर्सन की दरख्वास्त उन्होंने को दी थी किसी हवाले से, शायद उनके शौहर गिरफ़्तार थे या कुछ और था, तो उस पर उनका नंबर दर्ज था। तो उनको जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने उनका नंबर पढ़ा, उनको कॉल की, उनको बुलाया और उनको बुला के कहते रहे कि अगर आप नहीं आएंगी तो समाअत नहीं होगी। फिर उन्होंने बार बार फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको मना किया तो नाराज़ हो गए। जनवरी में चेयरमैन साहब ने उनके घर से उनको रात गए गिरफ़्तार करा लिया। ये 2019 की बात है शायद, बकौल उनके। तैयबा गुल ने कहा कि ये बयान दे रही है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने, नूर आलम के सामने। उन्होंने कहा कि मेरे चेयरमैन नैब ने मुझे और मेरे शौहर फ़ारूक को गिरफ़्तार कराया, मुझे मर्द एहलकारों ने गिरफ़्तार किया, मेरे ख़िलाफ़ झूठा रेफरेंस बनाया गया, मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी अदालत ने मेरी आज तक कोई बात नहीं सुनी। और फिर मैंने जावेद इकबाल की गुफ्तगू की वीडियो इसलिए बनाई कि वो एक ताकतवर ओहदेदार था, मैं चाहती थी कि इसकी हकीकत दुनिया के सामने आए। और उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब ने उनसे कहा था कि नैब के दफ्तर में ज़रा मुलाकात मुश्किल होती है, तो इसलिए मुझे मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर सकता हूँ, किसी दफ्तर में तुम्हें देखा तो तुम्हारे टुकड़े झंग जाएंगे। फिर ये सारी बातें उन्होंने बताई कि जनाब मुझे जब गिरफ़्तार किया गया और मुझे लाहौर ले जाया गया तो मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे और तलाशी में डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के कहने पर मेरे कपड़े तक उतार दिए गए। एडी लम्बी दाढ़ी होना दी और वो शक्ल से बड़े 5 वक्त के नमाजी और परहेजगार यानी पटेंड करते हैं अपने आप को, लेकिन जो उनके बारे में उन पर जो एलिगेशन है वो ये है कि उन्होंने ये कुछ किया क्योंकि वो उस वक्त सरबराह थे। तो अब इस मामले में क्या होगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी ने तो ये कहा जी कि एक तो हम चेयरमैन नैब को चाहते तो ये है कि गिरफ़्तार करें, लेकिन नहीं कर सकते, मजबूरी भी तो होती है ना, रिटायर्ड जज है अगला और फिर उसका पूरा कबीला भी है, तो मजबूरी में है थोड़ा सा है। उन्होंने लेकिन 2-3 काम कर दिए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कि उन्होंने
एक तो ये कर दिया कि उनको बुलाया कि आप उनका इश्तिहार दिया जाए, नहीं आएंगे तो उनका रेफरेंस दायर करेंगे, और फिर चेयरमैन नैब और नैब अफसरान के असासों की फहरिस्त उन्होंने मांग ली है। नायब चेयरमैन जो है, नैब के जो डिप्टी चेयरमैन है, उनसे पूछा गया कि वो केसों का क्या हुआ जो मालम जब्बा, खैबर बैंक, BRT और बिलियन ट्रीज थे। तो उन्होंने कहा जी वो तो बंद हो गए, फाइलें जो है वो तो अब नहीं कोई इसके ऊपर कार्रवाई हो रही, तो उसको खोलने का हुक्म दे दिया गया, यानी दोबारा उसकी इंक्वायरी लगा दी है। तो ये तैयबा गुल का केस है जो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा केस बन के सामने आया, और कभी भी किसी हुक्मरान के ऊपर इस किस्म के ज़ाती किरदार कुशी वाले, और यानी सोचने की बात है, आज तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम नहीं लगे, न ऐसे घटिया स्कैंडल सामने आए। यानी खान साहब पे ड्रग्स लेने का इल्ज़ाम भी है, खान साहब पे वो इल्ज़ाम भी है जो रेहाम खान साहबा की किताब में 20 इल्ज़ाम है, जिनका हम जिक्र भी करते हुए हमारी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है कि यानी समझ गए होंगे आप। तो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के किरदार पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई जितने खान साहब के ऊपर आई हैं। और खान साहब तो मुखालफिन पे लगाते ना करप्शन के इल्ज़ाम, फलाना इन्हें खा गया, फलाना खा गया, झूठे इल्ज़ाम, लेकिन जो गंदी नोयत के इल्ज़ाम है ना वो खान साहब पर हैं। ऐसे इल्ज़ाम जिसमें करैक्टर का यानी कि वो, इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है कि आपका किरदार जो करप्शन है वो सबसे बड़ी करप्शन है, मॉरल करप्शन। तो उसके अंदर तो वो सर से पाँव तक लथड़े हुए हैं, जिससे इंसान की नेचर एक्सपोज हो जाती है। तो आप देख लें तारीख में उठा के जितने नाम ले लें, याहिया खान का एक किरदार ऐसा था जिसमें याहिया खान के हवाले से कहा जाता था कि वो ईवान सदर में वो उनके यहाँ महाफल होती हैं और वो शराब पीते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन वो कोई इलेक्टेड वज़ीर नहीं था, ना वो जमहूरियत, ना वो आवाम से वोट लेकर आए थे। वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था और जिसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, एक जाबर हुक्मरान था। और वो जाबर लोग और इस तरह के लोग, आमरीत के रास्ते से आने वाले लोग, उनमें मुख्तलिफ लोग भी होते हैं। उनमें देखे ज़िया-उल-हक 5 वक्त नमाजी थे और याहिया खान परले दर्जे का बदमाश था। अयूब खान के ऊपर करैक्टर पे कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जो नेचर थी वो भी थोड़ी सी मुंतकमाना थी। एब्टो का कानून लेकर आए थे वही, यानी वो भी कहते थे कि सुन जाए गलियाँ में अयूब हाँ कल्ला फिरे। तो ये सोच मुशर्रफ के वाले से देख लें, मुशर्रफ ने भी कुछ कम नहीं किया। लेकिन जो बाकी के इलेक्टेड वज़ीर में नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ राय गिलानी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राजा परवेज़ भी रहे हैं, और मोहम्मद हाजी नजोद, ज़फ़रुल्लाह जमाली, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं है जिस तरह के इल्ज़ाम खान साहब पे लगे। अगली खबर है वो खान साहब के पायलट को धमकी की देने वाली, मैंने आपको बता ही दिया। वो कल बनी गाला में खान साहब के गुंडों ने फायरिंग करके कुछ लोगों को ज़ख्मी कर दिया था और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। रिपोर्ट ये कि गिरफ़्तार कर लिया गया, तो वो इशू बड़ा हाईलाइट हुआ। तो इस बीच में खबर आई जी खान साहब का एक पायलट है जो खान साहब को मुख्तलिफ जलसों में लेके जाता है ख़िताब कराने के लिए, तो उसको जनाब धमकियाँ आ रही हैं नामालूम नंबरों से। अब ये पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पहले ये खुफिया इदारों के हवाले से कहा जाता है कि उनके पास है ये सहूलत और वो नामालूम नंबरों से कॉल करते हैं। अब तो पता नहीं कुछ लोग, मुझे लगता है ये कि ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के पास आ गई है। कोई भी बंदा इस टेक्नोलॉजी को जो ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है इसको इस्तेमाल करके अपना फ़ोन नंबर हाइड कर सकता है और अगले को जब कॉल जाती है तो वो अननोन लगती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी है। किसको ज़रूरत है खान साहब के पायलट को कॉल करके कि तू खान साहब साथ छड़ दे, वो पायलट रख लेगा। पायलट को धमकी देने से समझ नहीं आई कि पायलट को धमकी कौन देगा। तो ये फिल्म में जो है ना वो चलाते हैं, ये चलाई उन्होंने इसलिए थी कि वो बनी गाला वाला वाक़या दब जाएगा, लेकिन वो फिर ये PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग हो गई और तैयबा गुल का मामला सामने आ गया तो कहानी बदल गई। यानी वहाँ तो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। उसके आगे 5-6 फिल्में आई बैक टू बैक, लेकिन ये फिल्म सबसे ज़्यादा फ्लॉप निकली। अब जो एक और फ्रॉड किया, बड़ी मासूम सी शक्ल बना के फवाद चौधरी आए और उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया। चौधरी वर्सेस चौधरी ने किया कि जनाब वो जो राना सनाउल्लाह का केस था ना वो गलत था, और इसके ऊपर उन्होंने बड़े मासूमी से कहा कि देखिए मैंने तो पहले मुखालफत की थी और वो जो जान अल्लाह को देनी शहरयार अफरीदी साहब उन्होंने जो किया गलत किया। मैंने जब इतराज़ किया था तो काबीना में से वो फ़ौजी अफसर उठ के चले गए थे जिन्होंने केस बनाया था।
तो उन्होंने कहा किन्होंने केस बनाया था, चौधरी साहब ने पूछा, जो चौधरी ने। तो उन्होंने कहा जी वो तो आप तो समझ तो गए होंगे ना, वो हम थोड़ी हैं, वो तो राणा सनोला को पता है, वो तो तकरीरें करते। यानी ये सीधा सीधा मलबा उन्होंने डाल दिया फ़ौज के ऊपर, क्योंकि ANF का जो सरबराह होता है वो हाज़र सर्विस फ़ौजी होता है, और उस वक्त जो जनरल आरफ थे वो भी हाज़र सर्विस थे। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि जनाब ये उन्होंने राणा सनोला, ये इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही कि साडा तो केस ही नहीं सीगा, वो तो ANF वालों का केस था। निकाला से हीरो नहीं गई मैं निकाला, और आप लोग PTI ने नहीं बनाया केस, PTI ने नहीं बनाया केस, तो फिर किसने बनाया ये केस? बस राणा साहब से पूछे। नहीं वैसे राणा सनाउल्लाह साहब पूछे, खुली बातें वो असेंबली में करते रहे। आपको आफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कभी असेंबली में गलत किया। शायद आफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे ANF से, नहीं ANF के मेजर जनरल साहब थे, जो भी आया था। नहीं वैसे वो, जबकि ऐसा मामला नहीं है। मामला ये कि ये वारदात शहरयार अफरीदी ने अरेंज कराई थी, और जो कुछ भी उन्होंने किया, पाउडर डाला या कुछ किया, और ANF को लेके साथ जो कार्रवाई की वो प्लान्ड कार्रवाई थी, और उसको अब उसमें से ये निकलना चाह रहे हैं। किसी ने कहा जी वो फवाद चौधरी इमरान खान के खिलाफ गवाह बन गया। भाई ये गवाही नहीं वो दे रहा है इमरान खान साहब को, के वो ये बड़े आराम से वो सारी, इनका एक ही मकसद रह गया कि जो कुछ है फ़ौज पे डाल दो। तो ये फ़ौज के ऊपर एक वारदात डालने की कोशिश की गई, जो कि रोले गोले च रह गई, क्योंकि शोरिया ना पिया तैयबा गुलवाला और इमरान खान, यानी गुरु पे के ऊपर जो उनके मुर्शद है उनके ऊपर इतना बड़ा केस है, तो बाकी चेले क्या करते। फवाद चौधरी जो बड़ा मासूम सा फ्रॉड करते हैं, बड़ी मासूम शक्ल बना के, शहबाज गिल की तरह नहीं। शहबाज ज़रा शक्ल से शातिर और वो लगता है कॉमेडियन एंड विलन, जो होता है ना, एक कॉमेडी विलन होता है, एक संजीदा विलन होता है, एक मासूम होता है विलन, तो वो उस किस्म में से है। तो उनकी फ़िल्म भी फ्लॉप और ये फवाद चौधरी की फ़िल्म भी फ्लॉप, क्योंकि उनकी इस बात के बाद यानी किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ इस बात के जी हुकूमत ने मान लिया जी राणा सनोला तो केस गलत सी, और बाकी अब वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस मान जाएंगे गलत था ये वो। देखिए बड़ी आसान सी बात है, इस वक्त जो इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ ग्रुप जो भी है, उनको और कोई चाराकार नहीं कि वो अपनी गलतियों का सारा मलबा डाल दे फ़ौज के ऊपर, कि जी फ़ौज जो कुछ किया फ़ौज ने किया, क्योंकि अब फ़ौज उनके साथ है नहीं, तो वो अपना सारा मलबा जिस तरह आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत पर डालती है, ऐसे वो भी डालते हैं। तो उन्होंने उसको डालने की कोशिश की। मेरे नज़दीक जो मेरा अपनी असेसमेंट है, ये उन्होंने बड़ी होशियारी से फ़ौज के ऊपर डालने की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा घी, चीनी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी आने वाले दिनों में, जबकि घी 150 रुपये फ़ी किलो कम हो जाएगा, आटा मज़ीद सस्ता होकर खाद कीमत भी कम होगी, और IMF के साथ मामला जल्द तय होने वाला है। मईशत कंट्रोल में, अफवाहों पर कान ना धरें, और आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया है, और हम भी जो है वो आइंदा कुछ दिनों में इसका बेनिफिट पहुंचाएंगे आवाम को। और इमरान खान साहब जो है बहुत ज़्यादा तजारती खसारा छोड़ कर गए हैं। अगर वो रूस से कम से कम 100 लीटर तेल ही खरीद लेते तो हमारा उनके साथ कम से कम वो हम इन लाइन आ जाते, पता चलता कि हमारा मामला चल रहा है उनके साथ। तो उन्होंने कौम को बड़ा अच्छी खबर तो सुनाई है, लेकिन वो अच्छी खबरें सुना ही रहे हैं, अच्छा कुछ हो नहीं रहा। यानी वो जो मैं कहता हूँ ना कि वो बेचारे नीयत उनकी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो कहते हैं ना उनका जो लहजा है वो उसके ऊपर, यानी वो पर्सनैलिटी भी नहीं बने जिनके ऊपर आवाम आंखें बंद करके एतमाद कर ले। IMF वाला मामला लटका हुआ है, और इसी वजह से फिर सागडार की वापसी की बातें भी हो रही हैं कि वो वापस आएंगे। तो अब आपको बताइए जी, एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब की खबर के हवाले से, कि उनके हवाले से बाज़ दोस्त ये कह रहे थे, सोशल मीडिया पर बड़ा इसका चर्चा है कि जनाब उसको ज़हनी अजियत दी जा रही है एक थाने से दूसरे थाने, और वो उसको नींद भी नहीं आ रही, उसको फ़ौरन पेश कर दिया जाता है। और ये दुरुस्त है कि वो इस्लामाबाद से अटक ले जाएगी, अटक से रावलपिंडी ले जाएगी, और फिर रात को समात हुई तो ये कोई 32-33 घंटे वो जागे हैं। फिर उनको चकवाल ले जाया गया, रास्ते में उनकी तस्वीर भी आई सोते हुए की, लेकिन लोगों ने कहा कि जी इसको ज़हनी अजियत दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो फिर वो जब चकवाल गए तो उनको सोने का मौका दिया गया कि जनाब आप सो जाएँ।
और चकवाल में उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। आज उनको पेश किया जाएगा। तो पहले कह रहे थे कि उसे सोने नहीं दिया जा रहा, और जब उसे सोने का मौका दिया गया तो ये कह रहे हैं जी उनको उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। कल रात भी बड़ा इसका शोर मचा रहा है कि जी उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा और वो खैरियत से है, और ज़ाहिर है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अदालतों में पेश हो रहे हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि यानी आज उनको लाहौर लाया जाएगा और लाहौर में उनका जो मामला है वो आगे चलेगा। और ये भी देखा जा रहा है कि उनको बड़ी तेज़ी से यानी एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल किए जा रहे हैं, और इस प्रोसेस में लगता ये है कि उनकी जो ईद है वो जेल में गुजरेगी, क्योंकि ज़मानत होने के चांसेस आ गए। ईद आ गई, अब 10 को ईद है, आज एक वर्किंग डे है 8 तारीख को, और कल छुट्टी हफ्ता। इसके हवाले से जो ख़त लिखा है सदर मुल्क जनाब आरफ अलवी साहब, वो लिखा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और उस खत में उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत आईन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर में दी गई है। साफ़ियों की गिरफ्तारियाँ तशद्दुद हरासा करने समेत बगावत के मुकदमात सिर्फ खौफ और दहशत पैदा करने के लिए बनाए जा रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 2022 में 157वें नंबर पर है। तो इस पर उन्हें इजहार तशवीश किया है, और उन्होंने कहा जी कि मारूफ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किए जाने वाले हालिया इक़दाम ने अदलिया की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया है, और वज़ीर-ए-आज़म कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़रिए सहाफ़ी और मीडिया पर्सन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ, और इस सिलसिले में सदर को आगाह रखें। यानी उन्होंने 10 कैसे की करने पे हैं। तो तैयबा गुल के इल्ज़ामात के बाद ये अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है, और हुकूमत पर यह दबाव है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो कि रिटायर्ड जज है, उनको लापता अफराद के जो कमीशन है उसकी सरबराही से भी हटाया जाए, और उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाए। बल्कि उनके साथ जो उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके फैसिलिटेटर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी वो भी इस बात पर यानी वो भी इशारा दे रही इस बात पर कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किएंगे अगर वो पेश ना हो। तो अभी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को हतमी अंजाम तक पहुँचाए, और वो जो नैब न्याजी गठजोड़ का एक नैरेटिव लेके हुकूमत चलती रही है जब अपोजिशन में थी, तो अब उसको साबित करना या उसके ऊपर परसू करना या एक्ट करना यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह खान साहब अपने मुखालफिन पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो करप्शन में मुलव्वस है, लेकिन वो साबित नहीं कर सके, तो अगर इसी तरह हुकूमत भी जो इल्ज़ाम लगाती रही वो अपनी हुकूमत होते हुए साबित नहीं कर पाएगी, तो फिर ये इल्ज़ाम भी बेबुनियाद तस्वर किए जाएंगे। तो बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में देखना है कि कितना पानी है जनाब, कितना तपड़े वज़ीर दाखिला से कितना तपड़े शहबाज शरीफ साहब पर के उनको भी कोई ना कोई इसके ऊपर हुकूमत को भी एक्शन लेते हुए नज़र आना चाहिए, वरना लोग यही कहेंगे कि जेड़ा पन्नो ला ले।